अगर आप ईवीएम हैक कर सकते हो तो आप कर लो ना यार, करके क्यों नहीं दिखाते? ईवीएम हैक हो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है यार। एलोन मस्क को मैं एक छोटा सा ज्ञान दे देता हूं। ईवीएम जिस तरीके से भारत में इस्तेमाल होता है, बड़ा जिसको कहते हैं ना, बड़ा साफ मामला है। तो क्या ईवीएम 100% श्योर है, सेफ है? 100% सेफ और श्योर कुछ नहीं होता, लेकिन क्या ये बैलेट से बहुत ज्यादा सेफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एलोन मस्क को एक ईवीएम भेज दो, मैं बता रहा हूं, क्या ना बेटा, लाइव स्ट्रीम करके तू हैक करके दिखा। जब लाए इसको तब ईवीएम ठीक था, जब इससे लगातार सरकारें बनाई तब ईवीएम ठीक था, जब हारे तो ईवीएम हैक हो सकता है, और फिर से जीते तो ईवीएम बिल्कुल ठीक। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ा भंड मारा है एलोन मस्क ने। आप जानते हैं टेस्ला का मालिक है, स्पेस एक्स का मालिक है, एक्स का भी मालिक है जो पहले जिसका नाम ट्विटर था। और उन्होंने बोल दिया साहब ये जो ईवीएम शीवीएम है ना, ये बेकार की बातें हैं और ईवीएम नहीं होना चाहिए। अगर बहुत कम चांस है फिर भी ईवीएम हैक हो सकता है, चाहे ना के बराबर चांस है फिर भी। ये देखिए उनका ट्वीट। तो भाई ने ये दाग दिया कमेंट, इससे बड़ा तूफान उठ गया। भारत की ऑपोजिशन पार्टीज ने बोला हाँ देखो एलोन भाई भी कह रहे थे, एलोन भाई ठीक ही तो कह रहे थे, हटाओ ईवीएम। अच्छा, जब बहुत ज्यादा सीटें आ गईं कुछ ऑपोजिशन पार्टीज की, तब किसी ने ईवीएम हैक हो गया, यह बात किसी ने नहीं बोली। लोग ईवीएम के बारे में भूल ही गए थे, क्योंकि ईवीएम जब बुरा चलता है, जब लोग चुनाव हारते हैं, और जब नहीं हारते हैं, जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तब ईवीएम बड़ा एक शानदार डिवाइस हो जाती है। इस चुनाव में आपने एक बात देखी होगी, ईवीएम के बारे में चर्चा ही नहीं हुई, और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं हुई। आज मैं आपको बताऊंगा चर्चा क्यों नहीं हुई और उसकी वजह से किस किस को परेशानी हुई। दोस्तों, मैं यहां पे कांग्रेस और बीजेपी करने के लिए नहीं बैठा। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से हमारे बीच में जो दरारें होती हैं, जब भाइयों के बीच में दरारें होती हैं, तो बाहर वाला किस तरीके से उन दरारों का फायदा उठाता है। और अमेरिकन की तो आदत है पोक करना, इसका उसका, हर जगह ज्ञान बांटना। इसीलिए चाइना से वो मार खा रहे हैं। मैं अमेरिकन को यह बता दूं कि आज की तारीख में तुम क्यों जलील हो रहे हो, तुम क्यों रुसवा हो रहे हो, क्यों तुम्हारी हर जगह बेइज्जती हो रही है। कभी भी देखना, चाइना किसी के सिस्टम पे कमेंट नहीं करता। चाइना को 2 टके का फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई कंट्री डेमोक्रेसी है, कोई कंट्री डिक्टेटरशिप है, एक दूसरे का गला काट रहे। चाइना को कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से। चाइना सिर्फ ये कहता है कि यार 100 रुपए दिए, हमें 200 वापस चाहिए, बस। इसके अलावा चाइना को आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप छत से कूदो, चाइना डजंट गिव अ डैम, राइट? इसलिए कभी भी आपने देखा होगा चाइना बड़े से बड़ा कांड कर देता है, लोग ज्यादा चाइना के खिलाफ नहीं बोलते। एक तो चाइना टॉलरेट नहीं करता डिसेंट, चाहे इंटरनेशनली हो चाहे इंटरनल हो। चाइना डज नॉट टॉलरेट डिसेंट, राइट? एक बार नॉर्वे से कुछ बात हो गई थी, खटपट हो गई थी उनकी, आई थिंक 2008 की बात है समथिंग। उन्होंने डिप्लोमेटिक फ्रीज लगा दिया नॉर्वे के ऊपर। एक फिशिंग ट्रॉलर के ऊपर जापान से 2010 में इनका कोई मामला हो गया था। इन्होंने काफी हद तक एक्सपोर्ट बंद कर दिया। चाइना एक्सट्रीम स्टेप लेता है, और आपको चाइना के एक्सट्रीम स्टेप के बारे में भी आज बताऊंगा इसी वीडियो में। आप देखिए, कड़ियां जोड़नी पड़ेंगी हमें कड़ियां जोड़नी पड़ेंगी कि इसने इस तारीख को ऐसा क्यों बोला। रिसर्च मेरे सामने पड़ी है, मैं आपको बताता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 21 जून 2023 यानी पिछले साल 2023 21 जून में एलोन मस्क से मिले। एलोन मस्क ने बोला कि बहुत बढ़िया बातचीत हुई मोदी जी के साथ, मुझे मजा आ गया, मैं फ्यूचर ऑफ इंडिया के बारे में बड़ा एक्साइटेड हूं कि इंडिया का भविष्य बहुत ही शानदार है, इंडिया में ज्यादा प्रॉमिस है बिजनेस की देन एनी अदर लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और लार्ज कंट्री इन द वर्ल्ड। और मोदी जी की तारीफ करते हुए यह बोला है कि वो मोदी जी जो हैं भारत के बारे में बड़ा केयर करते हैं और हमें पुश कर रहे हैं, यानी कि हमें, टेस्ला को ये बोल रहे हैं कि नहीं आप भारत में बड़ी आप इन्वेस्टमेंट करो, बड़ी इन्वेस्टमेंट करो, बड़ी इन्वेस्टमेंट करो। और उन्होंने बोला है कि मैं राइट टाइमिंग को ढूंढ रहा हूं, सही समय को ढूंढ रहा हूं, और सही समय आते ही मैं भारत में धमक पड़ूंगा, आ जाऊंगा भारत में और बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट करूंगा। और बोला है कि मैं, यानी कि एलोन मस्क, नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूं। आपने सब सुना, ये हो गया मैटर। अब फिर बात हुई कि ठीक है साहब, आपने बोला था आप इंडिया आएंगे, आप इंडिया आइए। इंडिया आना था इसको
अप्रैल में 20 अप्रैल को इसने अपनी ट्रिप पोस्टपोन कर दी, बोला मैं इंडिया नहीं आ रहा। कारण क्या दिया? बोला कि साहब वेरी हेवी टेस्ला ऑब्लिगेशंस। आप ध्यान से सुनिएगा, वर्ड जो है, ये खेल जो है शब्दों का, वेरी हेवी टेस्ला ऑब्लिगेशंस हैं और इसकी वजह से मुझे इंडिया की ट्रिप डिले करनी पड़ेगी, बट मैं बाय द एंड ऑफ द ईयर मैं इंडिया आने की पूरी कोशिश करूंगा। इंडिया में काफी हो हल्ला हुआ कि यार इसने तो बोला था आ रहे हैं, अब नहीं आ रहा। खैर मामला रफा दफा हुआ। 28 अप्रैल को यह मिलता है चीन के अंदर, यानी कि जो वेरी हेवी टेस्ला ऑब्लिगेशंस हैं, जो टेस्ला के ऑर्डर हैं, टेस्ला की फैक्ट्रियां नहीं बना पा रही इतनी टेस्ला की गाड़ियां, उसके शेयर्स में उछाल गिराव हो रहा है, ये सारी चीज 5-6 दिन में सॉर्ट आउट हो गई, सारी चीज। और ये जाके बैठ गया चाइना में, चाइना के बड़े बड़े लीडर्स के साथ बैठ गया कि और टेस्ला कैसे वहां पे जा सकता है। चलिए ये भी ठीक है, उसका अधिकार है, उसकी कंपनी है, वो भारत में पैसा लगाए, चाइना में पैसा लगाए, मंगोलिया में पैसा लगाए, हम कौन होते हैं बोलने वाले। चलो ये भी ठीक है। अब देखो जी, यहां पे ये कहता है कि एलॉन मस्क ने फिर क्रिटिसाइज करा एप्पल को, और ये अभी चल रहा है ये कंट्रोवर्सी आजकल में। उसने बोला कि जो आप ओपन एआई को यूज कर रहे हैं उसमें बड़ा खतरा है। ठीक है जी, उसमें बड़ा खतरा है। दोस्तों, एप्पल वो अमेरिकन ब्रांड है, वो ग्लोबल कंपनी है जिसने चाइना के मुंह पे लात मारी और इंडिया आ गया। अभी भी एप्पल का काफी सामान चाइना में बनता है, लेकिन आपको पता है चाइनीज गवर्नमेंट ने एप्पल को बैन कर दिया फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यूजिंग एप्पल। यानी कि कोई सरकारी बंदा है, कोई सरकारी नौकर है चाइना में, सीनियर हो या जूनियर, वो एप्पल का फोन यूज नहीं कर सकता। चाइना ने बैन कर दिया, जिससे एप्पल को काफी प्रेशर पड़ा, लेकिन एप्पल हटा नहीं पीछे। एप्पल ने बोला कोई बात नहीं, डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम, हम और बनाएंगे यहां पे। तो एप्पल ने अनाउंस कर दिया कि हम और परसेंटेज बढ़ा रहे हैं और सारे के सारे फोन इंडिया में बनेंगे मैक्सिमम 1-2 साल के अंदर, राइट। अब दोस्तों इसमें गेम क्या है? देखो, गेम समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। गेम यह है कि एलॉन मस्क सीधा सीधा सीसीपी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का पालतू बच्चा है। और यह मैं कई बार पहले बोल चुका हूं कि पूरी की पूरी जो वॉल स्ट्रीट है ना, पूरी की पूरी वॉल स्ट्रीट, वो दोस्तों अमेरिकन जो हैं, वॉल स्ट्रीट के बिजनेस टाइटन्स हैं, टॉप लोग हैं, ये सारे के सारे चीन के हाथों बिक चुके हैं। हां, बड़ी बड़ी कंपनी चीन के हाथों नहीं बिकी, जैसे कि गूगल, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि और चीजें, क्योंकि ये गूगल चाइना में चलती नहीं है, इनका बिजनेस है ही नहीं वहां पे। भाई आप इंस्टाग्राम को ले लो, फेसबुक को ले लो, ये चाइना में नहीं चलते, चाइना में चलते नहीं, चाइना ने बैन कर रखे हैं। कुछ कुछ लोगों को परमिशन है, या कोई वीपीएन इस्तेमाल करके कर ले, कुछ अपना कर ले, वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उसको यूज करके कुछ कर ले, इलीगली कर ले तो कर ले, वरना आम 99.9% जनता एक्सेस नहीं कर सकती यूट्यूब। चाइना ने अपने पैरेलल सिस्टम बना रखे हैं, जो भी ये सॉफ्टवेयर के प्लेटफॉर्म है बड़े बड़े, चाइना ने पैरेलल सिस्टम बना रखे हैं। क्यों? लोग कहते नहीं चाइना बड़ा केपेबल है, चाइना केपेबल नहीं है, चाइना को डर लगता है। चाइना को पब्लिक ओपिनियन से बड़ा डर लगता है। चाइना इसलिए पब्लिक ओपिनियन कंट्रोल करना चाहती है। फोटोग्राफ देखिए आप अपने सामने दोस्तों, ये सबसे आइकॉनिक इमेज है किस तरीके से चाइना लोगों को कंट्रोल करती है। ये टाइननमेन स्क्वायर है, यहां पे ये आदमी खड़ा है हाथ में प्लास्टिक का शॉपिंग बैग लेके, और ये पूरे टैंक के सामने खड़ा है। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार 1940 के दशक के बाद ऐसा कई बार हुआ है कि चीनी लोगों ने खुला विद्रोह करा है, खुला विद्रोह करा है, आजादी की मांग करी है। चीनी लोगों ने खुला विद्रोह करा है और डेमोक्रेसी की यानी कि लोकतंत्र की मांग करी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, और इनको बुरी तरीके से रोंद दिया गया है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब ये तो बात ठीक है, लेकिन इस पूरे मामले में एलॉन मस्क कहां से बीच में आ गया? अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कहां से आ गया। इस चुनाव में किसी ने यह नहीं बोला कि ईवीएम गड़बड़ है, किसी ने नहीं बोला कि ईवीएम हैक है, और जो हैकाथन करवाया भी था उसमें भी कोई ईवीएम हैक नहीं कर पाया। यार देखो ना, अगर जैसे कांग्रेस पार्टी है, उसके पास तो, जिसको कांग्रेस पार्टी कहती कि ये तो फादर ऑफ इंडियन टेलीकॉम है, सैम पिट्रोडा है, कितने बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी के किंग्स हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ अलाइंड है। आप उनको दे दो ईवीएम 2-4, कहना भाई तू हैक करके दिखा दे, अगर तूने हैक कर दिया तो तेरी सही है। अगर आप ईवीएम हैक कर सकते हो तो आप कर लो ना यार, करके क्यों नहीं दिखाते? ईवीएम हैक हो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है यार, हो तो कुछ भी सकता है। जिस गैस में घर में खाना बनता है उससे हाथ भी जल सकता है, तो खाना बनाना बंद कर दो आग पे।
अगर आप कि हॉट प्लेट पे खाना बनाते हैं उससे भी आपका हाथ जल सकता है, तो आप वो भी बंद कर दो। जो चाकू जिससे सब्जियां काटते हैं उससे हाथ कट सकता है, तो सब्जी भी मत काटो। हो तो कुछ भी सकता है। लेकिन ये एलोन मस्क में इस वक्त क्यों नहीं बोला? क्योंकि चाइना डिपेंड कर रहा था कि भारत की ऑपोजिशन पार्टीज ईवीएम के पीछे हल्ला करेंगी, और यहां पे किसी ने ईवीएम के पीछे हल्ला नहीं करा, नहीं करा, किसी ने ईवीएम की बात करी ही नहीं। तो अब चाइना ने अपने पप्पू को बोला कि बेटा तू चोंच खोल। अच्छा, ये मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखो, अमेरिकन के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बात शुरुआत कहां से हुई? अमेरिकन पॉलिटिशियन रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, इसने एक ट्वीट करा कि प्यूर्टोरिको कंट्री है, प्यूर्टोरिकन इलेक्शंस में ईवीएम यूज करे हैं, राइट, और ये चाहते हैं कि ईवीएम बैन हो जाए। ये चाहते हैं। पहली बात तो मैं रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर से यह पूछना चाहता हूं कि बेटा तुम्हारा क्या लेना है प्यूर्टोरिको से? वो ईवीएम यूज करें, कबूतर यूज करें, चील गिद्ध चिकन यूज करें, तुम्हें क्या लेना देना उस चीज से यार? वो एक अलग देश है, तुम एक अलग देश हो। चोंच मत घुसाओ किसी के मामले में। तो उस पर एलोन मस्क कहता है वी शुड एलिमिनेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अमेरिका में खुद नहीं यूज हो रही, अमेरिका में खुद यूज नहीं हो रही। द रिस्क ऑफ बीइंग हैक्ड बाय ह्यूमंस और एआई व्हाइल स्मॉल इज स्टिल टू हाई। अब एलोन मस्क को मैं एक छोटा सा ज्ञान दे देता हूं। ईवीएम जिस तरीके से भारत में इस्तेमाल होता है, बड़ा, जिसको कहता है ना, बड़ा साफ मामला है भारत में। हां, कभी कोई ग्लिच आ जाता है, हर चीज में ग्लिच आ जाता है। आपकी गाड़ी में ग्लिच आ जाता होगा यार, तो मुझे नहीं पता ईवीएम में ग्लिच आया नहीं आया, पर अगर आ गया तो क्या हुआ यार? मैं बता देता हूं, जो छोटी उम्र के लोग हैं, राइट, जिनकी एज कम है, जिन्होंने कभी वो प्री ईवीएम डेज देखे नहीं, मैं आपको बताता हूं, बूथ कैप्चरिंग एक चीज होती थी हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे। देयर वॉज समथिंग कॉल्ड बूथ कैप्चरिंग। बूथ कैप्चरिंग में क्या होता था कि जो बैलेट पेपर था जिस पे आप वोट देते थे, आपको उस पर अंगूठा लगाना पड़ता था, और एक फिजिकल वो कॉपी होती थी, एक फिजिकल कागज का टुकड़ा होता था। पोलिंग बूथ पे बाहुबली जाते थे। बाहुबली समझते हैं आप? बाहुबली जाते थे, और बाहुबली जाते थे, और वहां पे जाके बंदूकें चलती थी पोलिंग बूथ के बाहर, हवा में फायर होता था। 100-200 लोग आके जीप में, कार में पोलिंग बूथ घेर लेते थे, पूरे के पूरे गांव को बोलते थे कि अंगूठा लगा, और वो कागज डाले जाते थे। और जहां से यह पता लगता था कि वो हार रहे हैं और उनके खिलाफ गए हैं, लोग उनके हुक्म के खिलाफ गए हैं, और फिर भी ऑपोजिशन वाले को या जिनको वो चाहते नहीं हैं उनको वोट पड़े, उसको वोट पड़ गया, तो पूरे पोलिंग बूथ में आग लगा देते थे। जो डब्बे थे ना, डब्बे, बैलेट बॉक्सेस कहते थे एक टाइम पे उनको, बैलेट बॉक्सेस। बैलेट बॉक्स के अंदर तेल डाला, आग लगा दी उसको, बैलेट बॉक्स को नदी में फेंक दिया, बैलेट बॉक्स लूट के ले गए। यह भारत में होता था, और भारत के बहुत राज्यों में यह होता था। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो जम्मू और कश्मीर के हमारे भाई बहन हैं जो सुन रहे हैं। एक बहुत बड़ी कंप्लेंट थी जम्मू और कश्मीर में कि जो लेट 80s, आई थिंक 1988 में चुनाव हुए थे, इफ आई एम नॉट 87-88 में जो चुनाव हुए थे, वो कहते हैं वहां पे वो चुनाव फिक्स थे, बहुत हाई लेवल की वहां पे बूथ कैप्चरिंग हुई थी, और उससे वहां के लोगों के दिल में बड़ी चोट पहुंची कि यार मैंडेट चोरी हो गया, मैंडेट चोरी हो गया। ये मैंडेट चोरी क्या है? ये मैंडेट चोरी यही है दोस्तों। क्या ईवीएम परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी सिस्टम आप अश्योर नहीं कर सकते। आपकी टीवी भी है, आप लेटेस्ट ले लो, सैमसंग की, सोनी की, एलजी फेलजी, जिस कंपनी की आपको टीवी लेनी है, वो टीवी कभी ना कभी खराब होगी, चाहे 3 साल के बाद हो, 5 साल के बाद हो, 7 साल के बाद हो। आपका फ्रिज बैठेगा, आपका एसी खराब होगा, ये होता है। तो क्या ईवीएम 100% श्योर है, सेफ है? 100% सेफ और श्योर कुछ नहीं होता लाइफ में। लेकिन क्या ये बैलेट से बहुत ज्यादा सेफ है? 110% यार, 110%। आपको वही काले दिन चाहिए जब जीप में बाहुबली जाएं, ठाए ठाए फायर करें, बोला लाओ पूरा। ऐसा हुआ है, ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ है, ऐसा बिहार में हुआ है, ऐसा पंजाब में हुआ है, ऐसा वेस्ट बंगाल में हुआ है, ऐसा साउथ में हुआ है, ऐसा नॉर्थ में हुआ है, पूरे भारत में ऐसा हुआ है। गांव के गांव का वोट गायब। मैं फिर कह रहा हूं, ईवीएम इज नॉट परफेक्ट। मैं फिर कह रहा हूं, ईवीएम परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो जो दिन चले गए ना, बीते दिन, वो तो भला हो टीएन सेशन का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर था इंडिया का, भला हो टीएन सेशन का, उसने लगाई ऐसी चाबी, सबको ठीक कर दिया उसने।
उसने कूट कूट के सुधार दिया सबको टीएन सेशन ने, तब जाके पूरा इलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा पारदर्शी हुआ। और मैं अमेरिकन से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे यहां तो ईवीएम नहीं है, तुम्हारे यहां तो ईवीएम नहीं है, और अगर तुम्हारे यहां ईवीएम नहीं है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मानने से इनकार क्यों कर दिया? राष्ट्रपति का जो चुनाव था उसके जो रिजल्ट आए थे उसने मानने से इनकार क्यों कर दिया? डोनाल्ड ट्रंप ने यह क्यों बोला कि ये इलेक्शन फिक्स है? अमेरिका के इलेक्शन फिक्स हैं, जो अपने आप को डेमोक्रेसी का बाप और मां बताता है, वहां पे इलेक्शन फिक्स हैं। ये राष्ट्रपति कह रहा है अमेरिका का कि ये इलेक्शन फिक्स है, ये मुझे जानबूझ के हराया गया है। क्यों क्यों? और वहां पे इंसरेक्शन हो गया, उसने बोला आ जाओ, घेर लो, हथियार लेके लोग वॉशिंगटन डीसी में ऑटोमेटिक वेपन्स लेके घुस गए कि मार डालेंगे, काट डालेंगे। अमेरिका, जैसा मैंने बोला ना, जो अपने आप को लोकतंत्र की जननी बताता है कि वी आर द मदर एंड द फादर ऑफ डेमोक्रेसी, वी आर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी, ये है ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी। और उस ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी का एक सपूत आज भारत को ज्ञान दे रहा है, भारत ही को ज्ञान दे रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा देश जो ईवीएम यूज करता है भारत ही है। बाकी तो भूटान छुटान थोड़ा कुछ यूज करते हैं, लेकिन द बिगेस्ट कंट्री यूजेस ईवीएम। ईवीएम, आप सिंपल सी बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एलोन मस्क को एक ईवीएम भेज दो, मैं बता रहा हूं, कहना बेटा लाइव स्ट्रीम करके तू हैक करके दिखा ईवीएम को, कर ले हैक, कर ले एक बार हैक। और जो भी इसका फायदा, राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप लोग ये सब मत करिए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, डोंट ट्राई टू टेक पॉलिटिकल एडवांटेज। और इसलिए पॉलिटिकल एडवांटेज मत लीजिए क्योंकि कल तक एलोन मस्क के ट्वीट आने से पहले तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी ईवीएम। आप जानबूझ के एक प्रॉब्लम अब क्रिएट कर रहे हैं, आप जानबूझ के एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इससे पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे। ईवीएम किसने शुरू करा था? मोदी ने शुरू करा था ईवीएम। आप ये भी बताओ ना कि ईवीएम कौन से साल में शुरू हुआ, उस वक्त कौन था चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया का, उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था जिसके आदेश पे ईवीएम बना और ईवीएम लागू हुआ? आप ये तो बताओ भाई। जब ईवीएम शुरू हुआ था ना, किसी ने मोदी का नाम तक नहीं सुना था। दोस्तों, जहां तक ईवीएम की बात है, मैं आपको एक बात बताता हूं, पहली बार ईवीएम यूज हुआ था भारत में 1982 यानी कि 1982 में। 1982 में कौन, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। फेजेस में शुरू हुआ वो, ऐसी बात नहीं कि एक दिन अचानक 82 बोला गया सारे चुनाव, नहीं। उन्होंने पहले टेस्ट करा ईवीएम को। अगर मैं गलत नहीं हूं तो केरल में पहली बार टेस्ट हुआ था ईवीएम, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अगर मैं गलत बात आपको नहीं बता रहा तो पहली बार केरल में टेस्ट हुआ था, क्योंकि केरल की लिटरेसी रेट बहुत हाई थी। फिर जब उनको केरल से ठीक रिस्पॉन्स मिला कि हाँ ये ठीक है, फिर अलग अलग जगह, और करीब 8-10 साल लग गए इसको हल्के हल्के फेजेस में लाते 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 लाते, फिर 90s की दशक से बोला कि प्रॉपर इस्तेमाल करो। जब लाए इसको तब ईवीएम ठीक था। जब इससे लगातार सरकारें बनाई तब ईवीएम ठीक था। जब हारे तो ईवीएम हैक हो सकता है, और फिर से जीते तो ईवीएम बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता यार, या तो ईवीएम सही है या ईवीएम गलत है, ये हमें फैसला करना है। ये नहीं हो सकता कि जो मेरे भले का है वो सही है और जो मेरे भले का नहीं है वो गलत है, या जो मेरे अगेंस्ट जा रहा है वो गलत है। एनीवे दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से एलोन मस्क को चाइनीज सरकार इस्तेमाल कर रही है भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। ये उसने एक सुरसुरी छोड़ दी, कैनेडी ने एक बात बोली, उसने प्यूर्टो रिको को दी, इसने ग्लोबल ज्ञान दे दिया, और इसको पता था कि कहां पे जाके इसके ट्वीट का एक्शन होगा, और वो एक्शन भारत में शुरू हो गया। इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो चाइना आपके खिलाफ कर रहा है। लेटेस्ट नमूना आप देख चुके हैं। चलिए दोस्तों, सिर्फ एक सवाल है आज, अब सवाल ले लेते हैं। सनी यादव जी का सवाल है, ये कहते हैं जय हिंद सर, आई एम सनी यादव फ्रॉम हरिद्वार। सनी जी नमस्कार और जय हिंद आपको। आप ये कहते हैं कि इजराइल जो है, अगर उसके कोई भी नागरिकों को अटैक करता है कोई, तो इजराइल बहुत कड़क उसका जवाब देता है। भारत क्या सबक सीख सकता है इजराइल से, और आप कैसे चाहेंगे अगर इजराइल, एंड हाउ वुड यू थिंक इजराइल वुड हैव रिएक्टेड इफ इट वर इन इंडियाज पोजीशन? अच्छा, दो चीजें हैं इसमें। इसको देखिए कि अभी जैसे कश्मीर के हम परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट कश्मीर हियर। देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू बी वेरी क्लियर, इंडिया का और इजराइल की कंडीशन बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। आप इजराइल वाला मैटर आप इंडिया में यूज नहीं कर सकते। क्यों? इजराइल जो बमबारी करता है,
इजराइल जो जाके ठोकता है लोगों को, वो इजराइल के अंदर नहीं ठोकता। पैलेस्टीन इज नॉट पार्ट ऑफ इजराइल। इजराइल दूसरे देश में जाके ठोकता है। आप समझ गए? यहां पे इंडियन आर्मी कश्मीर में वो काम कभी नहीं करती। और क्यों नहीं करती? क्योंकि हमें भी आर्मी में यही व्हेन आई वाज देयर मुझे भी यही सिखाया पढ़ाया गया, और आज भी आर्मी में वही सिखलाई बरकरार है कि यहां कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितना भी कुछ हो, ये लोग हमारे लोग हैं। आप समझ गए मेरी बात? यही भारतीय सेना है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे और एक नया मुल्क बना दिया। आप बताओ कौन सा ऐसा देश है जिसने रीसेंट मेमोरी में ऐसा करा हो या अपनी ऐसी सलाहियत रखता हो, कैपेबिलिटी रखता हो? ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने तो बनाया, आर्मी नेवी और एयरफोर्स ने टुगेदर, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स दे क्रिएटेड बांग्लादेश। फिर लेकिन इजराइल का आप अगर कश्मीर में यूज करोगे, ध्यान रखना, इजराइल यमन को ठोके, इजराइल सीरिया को ठोके, इजराइल इजिप्ट को ठोके, इजराइल जॉर्डन को ठोके, इजराइल कभी इजराइल को नहीं ठोकता। यह बात ध्यान रखना। इसीलिए जब भी हम कश्मीर में काम करें, हल्का हाथ रख। टेररिस्ट को ठोको यार, टेररिस्ट को मारने से मना नहीं कर रहा, लेकिन जब आप इजराइल की बात करते हैं, देन यू आर टॉकिंग अबाउट बॉम्बिंग। फिर आप बात कर रहे हैं एयरक्राफ्ट से बॉम्बिंग होगी, फिर आप बात कर रहे हैं आर्टिलरी शेलिंग। हमने आज तक कश्मीर में हमने आर्टिलरी शेलिंग नहीं करी। आज तक कश्मीर में हेलीकॉप्टर गनशिप्स इस्तेमाल नहीं हुए। आज तक कश्मीर में फाइटर जेट इस्तेमाल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि कश्मीर हमारा इलाका है, और सिर्फ कश्मीर हमारा इलाका नहीं है, जम्मू और कश्मीर के लोग भी हमारे हैं। तो हां, जो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है वो जेल में जाए, जो आतंकवादी हथियार उठाता है ठुक को उसको जमीन के नीचे जाए, सब लोग अपनी अपनी जगह चले जाएं। लेकिन जो आवाम है, यू कैनॉट यूज दैट टैक्टिक। यू कैन यूज दैट टैक्टिक, इजराइल वाली टैक्टिक्स आप पाकिस्तान के खिलाफ यूज करो, आप कश्मीर में नहीं यूज कर सकते। इंडियन आर्मी करेगी ही नहीं करेगी इंडियन आर्मी। मैं जानता हूं, इतना तो मैं जानता हूं अपनी फौज को, इंडियन आर्मी वो वाली टैक्टिक्स कश्मीर में कभी नहीं। दे आर वेरी क्लोजली अलाइन टू आवाम। और जो आवाम वर्ड है ना, वो जम्मू और कश्मीर में इंडियन आर्मी की डॉक्ट्रिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आवाम। और आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। तो इंडियन आर्मी कभी ऐसा करने नहीं वाली है। ये आप ये चैप्टर ही क्लोज कर दो, भूल जाओ, ये कभी नहीं होने वाला, सपनों में नहीं होने वाला है। हां, इंडियन आर्मी को बोलो इजराइल वाली चीज पाकिस्तान पे कर दो, तो वो हो सकता है खुशी खुशी कर दें वो, लेकिन नॉट इन JNK। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन एवर। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।